स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 9 में। भाई जो बच्चे डायरेक्टली इस पार्ट में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करते हैं, आपको कंफर्ट जोन के बाहर फेंक के भाई कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आपके सामने बेटा एक एपी का सवाल है, और सच बोलूं बेटा तो ये सवाल काफी डुएबल है, एक बोर्ड लेवल का ही आप इसको सवाल मान सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बेटा, ये किस चैप्टर का है? एपी। इस चैप्टर में बेटा इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हुए हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया विजुअलाइजेशन, इतने बढ़िया पैटर्न्स छुपे हुए हैं जिसके बारे में आपको समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एपी में इतने पैटर्न्स है कि एक पार्ट में खत्म नहीं हो सकते, तो इसके फर्दर पार्ट्स भी आएंगे बेटा। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को चमकाऊंगा ना, आपको इतना फील आएगा ना वो समझ के। और ध्यान रखना बेटा, रियल मैथमेटिक्स इज अबाउट पैटर्न्स, इट इज नॉट अबाउट नंबर्स। आपको जो पैटर्न्स मैं यहाँ पे फील कराऊंगा ना, आपको फिर स्वाद आएगा और आपको पता चलेगा कि रियल मैथ्स होती क्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एपी को हम लोग एपी के घर में घुस के उससे थोड़ी सी जान पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा कोई सी भी अगर मैं यहाँ पे रैंडम कुछ एपी लिख दूं, ठीक है, 6 टर्म्स लिख दी मैंने इस एपी की, और मैं बोल रहा हूं पहली और लास्ट टर्म का सम देखो, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का देखो, क्या तुमको सेम दिख रहा है? 7 आ रहा है सबका सम। आप बोलोगे सर चलो यहाँ पे तो आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले ली, एक काम करो इसको 5 पे रोको और फिर बताओ। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुमने अगर यहां पर 5 पे रोक दिया मतलब तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो अभी भी देखो पहले और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सेम है ना। इसको पेयर ही नहीं मिल रहा बेटा, तभी तो ये फंस रहा है। लेकिन अगर ये खुद का ही पेयर बन जाए तो सम आपको 6 ही मिलेगा, जो यहां पर और यहां पर मिल रहा है। और यहां पर आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है बेटा, तो आपकी जो बीच वाली टर्म होती है वो पहली और लास्ट यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स का एवरेज होती है। 1 + 5/2 इज द मिडल टर्म हेयर। तो आप यहां पर दो चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे, अगर कोई भी एपी है तो उसमें जो स्टार्टिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका सम बराबर होता है। इक्विडिस्टेंट का मतलब यहां से पहली ले रहे हो तो यहां से पहले, यहां से दूसरी टर्म ली तो यहां से दूसरी, इनको आप कॉरस्पॉन्डिंगली सम करोगे। यहां से तीसरी तो यहां से तीसरी, इन सब का सम आपको बराबर दिखेगा। आप कोई सी भी ब्रह्मांड में एपी उठा के देख लेना। उसके बाद दूसरा क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया बढ़िया सा, कि भाई अगर आपकी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप बीच वाली टर्म को सीधा विजुअलाइज कर सकते हो अपनी पहली और लास्ट वाली टर्म के थ्रू। पहली और लास्ट वाली टर्म यानी कि जो एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, अगर आप उनका एवरेज निकालोगे तो आपको बीच वाली टर्म मिलेगी। अभी तो और मजा आएगा बेटा, थोड़ा सा रुको। अब मेरी बात को समझना। अगर आपको अभी तक सवाल में दिया जाता था मान लो A5 और आपको दिया जाता था मान लो A12, और आपको बोला जाता था कि यार A17 निकालना है, अभी तक आप एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा जो चीजें सिखा रहा हूं, अगर तुमने विजुअलाइजेशन डेवलप कर ली, ये जो भी मैं मेथड सिखाऊंगा ना, ये थोड़ा सा इनोवेटिव मेथड है, ये डेवलप किया गया मेथड है। अगर तुम इस मेथड को अच्छे से विजुअलाइज कर लो और दिमाग में बिठा लो ना, एनसीईआरटी के सवाल तो बेटा बिना पेन उठाए हो जाएंगे। और तुम लोग अगर अच्छे लेवल के एग्जाम्स में बैठने वाले हो, ओलंपियाड्स में, स्कॉलरशिप टेस्ट में, वहां पर जो सवाल आएंगे वो भी तुमको बहुत बच्चे सवाल लगेंगे बेटा। A5 A12 दिया हो, मान लो तुमको ये दिया हुआ है यार 25 के बराबर, ठीक है, ये दिया हुआ है कुछ मान लो 65 के बराबर। तो अभी तक तुम क्या करते थे बेटा, यहां से तुम लोग इसको लिखोगे ऐसे A+4D, ठीक है, इसको लिखोगे A+11D। यहां से क्या करोगे बेटा, D की वैल्यू निकालोगे, A की वैल्यू निकालोगे, और फिर इसके लिए क्या करोगे A+16D, है ना। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो A+16D यानी कि 17 टर्म पता चल जाएगी। एब्सोल्युटली बुलशिट। आज से तुमको ये नहीं करना है, तुमको क्या यूज करना है, जंप मेथड, ठीक है। खूबसूरती देखना है वही बेटा, लेकिन मैं कोई फॉर्मुलेज यूज नहीं करूंगा। मैं nth टर्म का फॉर्मूला बिना यूज करे पूरी एपी बना सकता हूं एनसीईआरटी की। इसको हम लोग प्यार से जंप मेथड बोलेंगे, ठीक है। किसी बुक में नहीं दिखेगा, ये इनोवेट किया गया मेथड है वही, बेसिक सारे के सारे वही है, लेकिन सोचने का बस नजरिया अलग है। टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होती रहती है ना भाई, जैसे एप्पल की ईयर ऑन ईयर अपडेट होती रहती है, तो टेक्नोलॉजी सेम रहती है, बस इनोवेशन आती रहती है ना उसके अंदर। तो ये आपका जो आप यूजुअल मेथड पढ़ते हो उसी का ही एक अच्छा इनोवेशन है। ध्यान से समझना, मेरे को अगर A5 A12 दोनों की तीनों चीजें पता है और मेरे को A17 तक पहुंचना है,
मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है बेटा। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस पूरे यूनिवर्स में, वो टाइम है। मैं इसको a+4d, इसको a+11d नहीं लिखूंगा। मैं सीधा सीधा इसके डिफरेंस पे टारगेट करूंगा। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से आपको यहां तक जाना है तो आपको कितनी जंप्स लेनी पड़ेंगी, बताओ कितनी जंप्स लेनी पड़ेंगी? हाउ मेनी जंप्स? हाउ मेनी जंप्स? तो आप लोग बेटा कैलकुलेट करोगे तो A5 से A6 जाओगे, A6 से A7 जाओगे, फिर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 जाओगे। तो आप लोग इसको अपने फिंगर्स पे कैलकुलेट कर लेना। आपकी जो जंप्स होती है ना वो इसके डिफरेंस से पता चल जाती है। तो अगर आपको A5 से A12 जाना है तो आपको 7 जंप मारनी पड़ेगी। और ये जो जंप मार रहे हो, ये A5 से A6, A6 से A7 ऐसे मार रहे हो, मतलब एक कॉमन डिफरेंस के बराबर ही तो तुम्हारी ये जंप है भाई। एपी में टर्म्स ऐसी ही तो होती हैं। तो अगर यहां से यहां जंप कर रहे हो तो डी का ही तो गैप आता है। तो आपको अगर A5 से A12 पहुंचना है डायरेक्टली अपने दिमाग में बिना पेन उठाए, तो आपको 7 जंप्स के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब 7 इंटू डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये आपको गिवन होता है सवाल में, ये आपको गिवन होता है। जैसे पिछले सवाल में बेटा आपको ये 25 था और ये 65 था, है ना? ये 25 था, ये 65 था। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं इक्वेशंस नहीं बनाऊंगा, मैं देखूंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 40। ये कैसे कवर किया गया होगा? 7 जंप के थ्रू। डी की वैल्यू आ गई 40/7। अब A17 कैसे निकालोगे? अरे सर इसके लिए तो A निकालना पड़ेगा ना। नहीं, यही तो खासियत है जंप मेथड की। जब तुम A5 से A12 जा सकते हो, तुम A12 से A5 से A17 भी तो जा सकते हो। कितनी जंप्स की जरूरत है? 5 से लेके 17 में 17 माइनस 5, 12 जंप्स की जरूरत है। तो भाई A5 तुमको पता है, 25 में अगर तुम 12 जंप्स जोड़ दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और एक जंप की वैल्यू ये रही 12 इंटू 40/7। ठीक है, वैल्यूज हमने थोड़ी सी खराब ली थी इसलिए आपका खराब आंसर आ रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ो जंप मेथड कि आपको वो फालतू के लिए इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंसेस के साथ खेल के, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंसेस के साथ खेल के बिना पेन उठाए सवालों को सॉल्व कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं इस वाले सवाल में, ठीक है? और यहां पर पैटर्न्स अभी खत्म नहीं हुए बेटा। एपी पूरा एक यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। इतने पैटर्न्स ऑब्जर्व करवा सकता हूं ना मैं इस चैप्टर में कि आपको मजा आ जाएगा। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को उसके बारे में सोचने से। लेकिन फटाफट से हम लोग इस वाले सवाल पर आते हैं, ठीक है? आप लोग इस वाले सवाल को पॉज करके अपने तरीके से बनाना और फिर मेरे तरीके से देखना। पेन मैं यहां पर छोड़ चुका हूं बेटा, पेन के बिना मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं पेन यूज करूंगा। कंसीडर एन एपी विद n टर्म्स। If the common difference is increased by 1, then nth term increases by 19। सबसे पहले तो बेटा यहीं से यहीं तक समझने के लिए आपको बढ़िया सी विजुअलाइजेशन लगानी पड़ेगी कि एक एपी है भाई जिसकी कॉमन डिफरेंस अगर मैं 1 से इंक्रीज कर दूं ना, स्मॉल डी अगर 1 से इंक्रीज कर दूं, तो मेरी जो nth टर्म है वो 19 से इंक्रीज करती है बेटा। यहां पर दिमाग लगाओ बढ़िया सा और सोचो, जो केस दिया हुआ है, अगर आप पहली टर्म अपनी ए ले लेते हो, दूसरी टर्म A+D ले लेते हो, ये आपकी ओरिजिनल एपी है, A+2D ले लेते हो। अब उसने बोला अपने कॉमन डिफरेंस में एक बढ़ा दो, तो पहली टर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना बेटा। यहां पर चीजें बढ़ेंगी, A+D+1 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? A+2 D+1, यानी कि ब्रैकेट खोलोगे तो कुछ ऐसी चीज दिखेगी, बोलो। तो आप देख पा रहे हो कि पहले जो आपका गैप डी का चल रहा था, अब वो D+1, फिर यहां पर भी D+1, यही चीज तो चल रही है। और अगर मैं आपको डिफरेंस देखने के लिए बोलूं, पहली टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, जो सेकेंड टर्म है वो 1 से इंक्रीज कर गई, जो आपकी थर्ड टर्म है वो 2 से इंक्रीज कर गई, ऐसी जो आपकी फोर्थ टर्म होगी वो 3 से इंक्रीज करेगी, जो आपकी फिफ्थ टर्म होगी वो 4 से इंक्रीज करेगी। पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके ये वाली स्टेटमेंट पढ़ो। nth टर्म कितने से इंक्रीज कर गई? 19 से इंक्रीज कर गई। अगर दूसरी टर्म 1 से इंक्रीज कर रही है, तीसरी टर्म 2 से इंक्रीज कर रही है, चौथी टर्म 3 से इंक्रीज कर रही है, तो वो कौन सी टर्म होगी जो 19 से इंक्रीज करेगी? द आंसर इज 20।
यानी कि यहां से लेके यहां तक जो कहानी दी हुई है ना, ये n के लिए दी हुई है। n आपका 20 है, यानी कि इस एपी में टोटल 20 टर्म्स है। अब आगे की कहानी समझते हैं। इफ द फिफ्थ टर्म इज 28, सिर्फ लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको मेंटली सॉल्व करूंगा। एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 61, देन द 10th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज। बेटा देखो, उसने आपको यहां पर जो चीज दी हुई है इसको ऑब्जर्व करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 61, यहां पर आपका n है 20, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर बाई चांस यहां पर n मेरा ऑड होता ना, तो मेरा सॉल्यूशन और ज्यादा आसान हो जाता। अभी मेरे को पता चल रहा है कि पहली और लास्ट टर्म का सम है 61। मैंने क्या बताया, जो आपकी स्टार्टिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका सम बराबर होता है। बोलो हाँ या ना। तो अब अगर A5 पहले से आप पांचवी टर्म ले रहे हो, तो एंड से पांचवी टर्म कौन सी होगी? अगर टोटल आपकी 20 टर्म्स है, 16th टर्म होगी क्या? बोलो हाँ या ना। आपको एवरेज दिया हुआ है पहली और लास्ट का 61, 61, तो पहली प्लस लास्ट टर्म किसके बराबर हो जाएगा? 61/2। A plus L over 2 is 61. So what will be A plus L? This multiplied by 2. That is 122. आपने पूरा पन्ना भरा होगा, अभी तक मेरी एक स्लाइड नहीं भरी है। 122 फिफ्थ और 16 टर्म, क्योंकि ये पहले से पांचवी है और ये एंड से पांचवी है, इक्विडिस्टेंट है, इनका सम भी यही होना चाहिए। तो 122 बनाना है बेटा। 28 में क्या जोड़ोगे? 28 में क्या जोड़ो कि आपका 122 बन जाए? तो आप लोग बोलोगे सर सिंपली यहां पे आप जोड़ दो 94। ठीक है, अब आपको बताना क्या है बेटा? 10th टर्म बतानी है। A5 पता है, A16 पता है। कितने का गैप है, कितनी जंप्स लगेंगी? 5 से 16 जाने में 11 जंप्स लगेंगी सर। किसके बराबर है ये 11 जंप्स? 28 और 94 का डिफरेंस देखो, तो आप लोग बोलोगे सर 30 से 90 गए 60 और 66। अगर ये आपका 66 के बराबर है तो डी किसके बराबर आ जाएगा? सीधा सीधा 6। ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है बेटा। उसके बाद 10वीं टर्म पहुंचने के लिए A+9D नहीं करोगे, यहां से डायरेक्टली बताओ A10 पहुंचने के लिए कितनी जंप्स लगेंगी? A5 से A10 जाना है तो सर 5 जंप्स लगेंगी। डी की वैल्यू 6 है, तो बेटा 5 इंटू 6 30। तो इसमें अगर आप 30 जोड़ दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 58 इज द करेक्ट आंसर, और यही आया होगा आपका आंसर। यहां पर इसकी कहानी, इसका मुद्दा खत्म नहीं होता है एपी का। इतने खूबसूरत पैटर्न्स है ना बेटा। अभी तो आपको 11th में जाके सीक्वेंसिंग सीरीज पढ़ना है, वहां पर आप एपी और पढ़ोगे बेटा। ठीक है, मैं आपको एक और पैटर्न ऑब्जर्व करवाता हूं, आप ऐसे और पैटर्न के बारे में सोचना, खुद से सोचने की ट्राई करना बेटा। तुमने ये पढ़ा भी होगा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में 6th या 7th की टेक्स्ट बुक में है। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। अगर आप अपने ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है, चलो यहीं तक की कहानी दिखाता हूं। अगर आप एक को पकड़ते हो तो ठीक है 1 ही आएगा, 2 को पकड़ते हो तो क्या आएगा? 4 आएगा, 3 को पकड़ते हो तो क्या आएगा? सम 9 आएगा, स्टार्टिंग के 4 को पकड़ते हो तो क्या आएगा? 16 आएगा। आप देख पा रहे हो जितने आप ऑड टर्म्स उठा रहे हो स्टार्टिंग से और उनका सम कर रहे हो, वो उसी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 1 स्क्वायर। 2 टर्म्स उठाई 2 स्क्वायर, 3 ऑड टर्म्स उठाई 3 स्क्वायर, 4 टर्म्स उठाई 4 स्क्वायर, और ये एक एपी है। तो आप लोग यहां से ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स वुड बी इक्वल टू n स्क्वायर। इसके लिए आपको SN वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न ऑब्जर्व करके आप डायरेक्टली n स्क्वायर तक पहुंच सकते हो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आने वाले पार्ट्स में समझाऊंगा। उसके साथ साथ बेटा बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर ये सीरीज कब तक चलेगी। देखो यार, तुम्हारी लर्निंग तो कभी नहीं रुकती ना, और ये सीरीज चालू करने का पर्पज ही क्या है? तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, तुम्हारी विजुअलाइजेशन बिल्ड करना। वो क्या 10th तक सीमित रह जाएगी? तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स दे दो, बोर्ड एग्जाम एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें अच्छे से करो। और अगेन ये चीज तुमको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करने वाली है। ये सवाल अगर ये इस तरीके से तुम अपने आप को बिल्ड कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम तो तुमको ऐसा लगेगा कि हलवा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद रियल स्ट्रगल चालू होती है बेटा। अगर तुम स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठने वाले हो किसी, तुम 11th 12th में बेटा आगे जेई के लिए सोच रहे हो, टारगेट है तुम्हारा, तो ये चीजें नेवर एंडिंग है। तो ये जो सीरीज है ये बोर्ड एग्जाम के बाद भी चलेगी अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो। उसके बाद तुमको स्कॉलरशिप टेस्ट और 11th 12th हर चीज में गाइड करूंगा। 11th 12th का चैनल है बेटा, सिर्फ 10th पे आके मेरी मैथ्स खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।